अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त में मिलता रहे। राजू ने आधे खेत को पानी दिया और थक कर आम के दरख्त के साए में आ बैठा। ऐसा मालूम होता था जैसे सूरज सवा नेज़े से ज़्यादा करीब आ गया हो। गर्मी का यह आलम था कि सांस लेना भी दुश्वार महसूस हो रहा था। मजीद आधे खेत को पानी देना उसे तकलीफ दे महसूस होने लगा। आम के दरख्त के नीचे माहौल कदरे बेहतर था। उसने सर पर मौजूद पगड़ी को नीचे उतारा और तकिए की सूरत देने के बाद ठंडी ज़मीन पर लेट गया। उसे अपनी जवानी के चंद दिन याद आने लगे। उसकी ज़िंदगी का कुल असासा चंद यादें ही तो थीं। उसने ठंडी आह भरी और करवट बदलकर आंखें मूंद ली। वो जवानी के दिनों में एक ऐसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार रहा था जो गांव के ठाकुर की इकलौती लड़की थी। उसका नाम सुंदरी था। राजू के घर की चार दीवारी से कुछ ऊपर सुंदरी के घर का कोठा शुरू होता था। कोठे की चार दीवारी ना होने की बदौलत वो अक्सर छत पर दिखाई दे जाती। राजू उसके दीदार के लिए घंटों धूप में खड़ा रहकर उसका इंतजार करता। वो छत पर आती, खामोशी के साथ कपड़े खुश्क करने के लिए लटकाती, फिर उसकी जानिब देखे बगैर खामोशी के साथ वापस चली जाती। नज़र उठाकर देखना तो दरकिनार, वो नीचे की जानिब चेहरा करने की कोशिश भी नहीं करती। राजू को बेहद मायूसी का सामना करना पड़ता। उन दिनों वो 10वीं क्लास का तालिब इल्म था। सुंदरी करीबी शहर में मौजूद कॉलेज में 12वीं जमात में ज़ेर तालीम थी। इस लिहाज से वो राजू से 2 साल बड़ी थी। लेकिन मोहब्बत में उम्र, रंग, ज़ात पात को कहाँ देखा जाता है। राजू ने भी नज़रअंदाज कर दिया। सुंदरी सुबह तांगे पर कॉलेज जाती। अक्सर औक़ात राजू और सुंदरी का सामना हो जाता, मगर तवज्जो का मरकज़ कभी भी राजू का वजूद नहीं रहा था। इस बात को महसूस करके राजू का दिल हमेशा पसीज जाता। तब एक दिन राजू ने गांव से बाहर पहाड़ों के करीब बैठने वाले एक ज्योतिषी की खिदमत हासिल करने का फैसला किया। उसका नाम तो ना जाने क्या था, लेकिन गांव के लोग उसे राम भरोसे के नाम से पुकारते थे। उसकी उम्र बमुश्किल 25 साल की लगभग थी, लेकिन उसके पैरोकारों का यह आलम था कि उसे फारिग बैठने की सहूलत कम ही मुयस्सर आती। पहाड़ी इलाके के करीब ही उसकी कुटिया मौजूद थी। चंद अरसे सोच विचार के बाद राजू उसके पास जा पहुंचा। मुलाकात के लिए आधा घंटा इंतजार करना पड़ा, तब कहीं जाकर उसकी बारी आई। ज्योतिषी का हुलिया कुछ यूं था कि वो गेरुए रंग की कमीज में मलबूस रहता। शलवार का कोई अता पता ना था, पहनता भी था कि नहीं। आंखें छोटी, दाढ़ी सीने तक लंबी और सियाह, जिस्म कमज़ोर और नहीफ, नाक तोती की तरह, आगे से मुड़ी भी थी। आवाज़ पतली और चुपते हुए कौवे से मुशाबे थी। राजू ने जब आने की वजह उसे बताई, चंद लम्हे सोचते रहने के बाद वो बोला, छोकरी की कुर्बत तुझे मुयस्सर आ जाएगी, लेकिन कुछ कुर्बानी देनी होगी। राजू ने ना समझने वाले अंदाज में उसकी जानिब देखते हुए पूछा, मैं समझा नहीं, आप कैसी कुर्बानी की बात कर रहे हैं। तब उसने पुरस्रार लहजे में कहा, मेरे पैरोकारों में जिंदा इंसानों की निस्बत रूहों की तादाद बहुत कम है। मैं मुकम्मल ज्योतिषी बनने के बाद उनकी तादाद में इजाफा करना चाहता हूँ। रूहों को मेरे पास लाना तुम्हारे इख्तियार से बाहर है, लेकिन अगर जिंदा इंसान को मेरे पास ला सको तब मेरे पास ऐसे अमलियात वाले तावीज़ मौजूद हैं जिनकी बदौलत छोकरी तुम्हारे कदमों में और अपने जिस्मो जान को निछावर करने से भी गुरेज नहीं करेगी। राजू ने हैरत भरी निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए पूछा, आपको तकरीबन कितने जिंदा वजूद की ज़रूरत है। उसने चंद लम्हे आंखें बंद करके सोचते रहने के बाद जवाब दिया, 3 सेहतमंद और नौजवान लड़कों की आत्माएं मुझे दरमियाने दर्जे का ज्योतिषी बना सकती हैं। बस कोशिश करके 3 वजूद को पहाड़ की दूसरी जानिब मौजूद सियाह गार तक पहुंचा दो, आगे का काम मेरा। राजू ने इस बात में सर हिलाया और वापस गांव की जानिब चला आया। राजू के स्कूल में बेवकूफ़ लड़कों की कमी नहीं थी। उसने उनमें से ख़ास तौर पर ऐसे लड़कों का इंतखाब किया जिनके आगे पीछे पूछगछ करने वाले अफराद ना होने के बराबर थे। ऐसे लड़कों को हर वक्त पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती। उसने उन्हें चंद मिनट काम करने का भारी मुआवजा बताकर काम करने के लिए आमादा किया। फिर उन्हें छुट्टी के बाद गाँव से बाहर मौजूद पहाड़ों के पास इंतज़ार करने का हुक्म देकर अपने घर चला आया। कपड़े वगैरह तब्दील करने के बाद उसने घर वालों को बताया, हमारे गांव के लड़कों का दूसरे गांव के लड़कों के साथ कबड्डी का मैच शुरू होने वाला है, इसलिए शाम को उन्हें देर हो सकती है। घर वालों ने एतराज़ करने की कोशिश की, तब उसने अपनी हठधर्मी को मलहूज़ नज़र रखते हुए उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और खामोशी के साथ पहाड़ों की जानिब चला आया। वहाँ लड़के उसके मुंतज़िर थे। उसने उन्हें साथ लिया और मुख्तसर पहाड़ी को अबूर करके तीनों लड़कों को सियाह गार के करीब ले आया।
ज्योतिषी उसके इंतज़ार में खड़ा था। उसने जांचने वाली निगाहों के साथ लड़कों के सेहतमंद जिस्मों का जायज़ा लेने के बाद इत्मीनान का इजहार किया और राजू को लड़कों से दूर ले जाने के बाद सियाह रंग का एक कागज़ हाथों में थमाते हुए नसीहत की कि वो इस टुकड़े को पानी में भिगोकर वो तमाम पानी सुंदरी को पिला दे। उसके बाद करिश्मा खुद जाहिर हो जाएगा। लेकिन अगर तावीज़ के असरात के दौरान लड़की का खून बह निकला तब तमाम करामात पर पानी फिर जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि तावीज़ के असरात के दौरान उसका खून ना निकलने पाए। शादी के बाद अगर ऐसा हो भी जाए तब मुज़िर नहीं होगा, उस वक्त तक तुम्हें वो अपना चुकी होगी। ज्योतिषी लड़कों का हाथ थामकर सियागार के अंदर चला गया और राजू खामोशी के साथ गांव वापस चला आया। दूसरे दिन इर्द गिर्द के गांव में लड़कों की गुमशुदगी की खबर फैल गई। गांव के सादा लोगों ने पहले अपने लिहाज से बच्चों को तलाश करने की कोशिश की, फिर नाकाम होने के बाद गांव के थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। हवालदार साहब ने गांव का रुख किया, मुख्तसर तफ्तीश की। यह तफ्तीश सिर्फ खानापुरी के लिए तरतीब दी गई थी। उसके बाद खामोशी छा गई थी। राजू के पास सियाह कागज़ मौजूद था। सोचने की बात यह थी कि सुंदरी को पानी में मिलाकर उस कागज़ का अर्क कैसे पिलाया जाएगा। राजू ने अपने करीबी दोस्त रामू की खिदमत हासिल की। सुबह के वक्त जब सुंदरी को लेने के लिए तांगे वाला गांव में दाखिल हुआ तब राजू ने सड़क के दरमियान दरख्त का भारी तना रखकर रास्ते को तकरीबन बंद कर दिया और खुद एक जानिब खड़े होकर तांगे वाले का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद दूर से मिट्टी का तूफान उठता दिखाई दिया। तांगे वाला कच्ची सड़क पर तांगे को बेतहाशा दौड़ाता हुआ इसी जानिब आ रहा था। उसे आम दिनों की निस्बत देर हो चुकी थी, इसलिए वो घोड़े पर बेतहाशा चाबुक बरसा रहा था। घोड़ा तूफानी रफ्तार में भाग रहा था। दरख्त के करीब पहुंचकर कोचवान ने घोड़े की लगामें खींची। घोड़ा अगली दो टांगों पर खड़ा होने के बाद सड़क के दरमियान में रुक गया। कोचवान ने नीचे उतरकर हैरत भरी निगाहों के साथ तने के पास खड़े हुए रामू की जानिब देखते हुए पूछा, ये क्या मामला है? रामू ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं, सुबह से ये तना सड़क के दरमियान में पड़ा है, ना जाने किसकी हरकत है। अगर मुनासिब समझो तो मिलकर इसे एक जानिब कर देते हैं। कोचवान को पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उसने फौरन असबात में सर हिलाया और आगे बढ़कर रामू के साथ तने को सड़क से नीचे धकेलने लगा। राजू करीबी झाड़ियों में छुपा हुआ था। वो दबे कदमों बाहर निकला और तांगे के पास बैठकर पहिए के दरमियान लगे हुए हेड को खोलकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। मुख्तसर औजार उसके पास मौजूद थे, इसलिए मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए उसे ज़्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। यह एहतियात उसने खुद की कि हेड बिल्कुल टूटने नहीं पाए। उसे टूटने के लिए चंद लम्हात दरकार हो। इतनी देर में रामू और कोचवान ने दरख्त के तने को घसीटकर सड़क से नीचे धकेल दिया। राजू ने औजार संभाले और एहतियात के साथ झाड़ियों में दुबक कर बैठ गया। गर्मियों के दिन थे। चंद लम्हे की मुशक्क़त ने राजू को पसीने से शराबूर कर दिया था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। सुंदरी को पाने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। कोचवान ने रामू का शुक्रिया अदा किया और तांगे में बैठकर सुंदरी के घर की जानिब रवाना हो गया। रामू भी राजू के साथ हाथ मिलाकर वापस गांव की जानिब चला गया। राजू ने कपड़े झाड़े और सड़क पर चलता हुआ गांव के मुखालिफ जानिब कदम बढ़ाने लगा। चंद लम्हे नहीं गुजरे होंगे कि उसने गांव की जानिब से तांगे को अपनी जानिब आते हुए देखा। घोड़ा गाड़ी तूफानी रफ्तार से शहर की तरफ सफ़र कर रही थी। राजू सड़क के किनारे लगे हुए दरख्तों के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। घोड़ा करीब से गुजरता चला गया। सुंदरी पिछली सीट पर पर्दे में बैठी थी। उसका बैग साथ वाली सीट पर रखा हुआ था और पानी की बोतल तांगे के स्टैंड पर लटकी हुई थी। चंद लम्हे के वक्फे से तांगा निगाहों के सामने से ओझल होता चला गया। राजू सीटी बजाते हुए दरख्त की आड़ से बाहर निकला और तांगे के पीछे भागने लगा। वो अच्छी तरह जानता था कि तांगा ज़्यादा दूर तक का सफ़र नहीं कर सकता। अनकरीब तांगे का पहिया टूटने वाला था। उसे वाकई ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा। पहाड़ी इलाके की शुरुआत में तांगा गाड़ी सड़क के दरमियान खड़ी थी। सुंदरी सर को दोनों हाथों में थामे सड़क किनारे बैठी हुई थी और कोचवान पहिया ठीक करने में मसरूफ़ था। राजू ने करीब पहुंचने के बाद कोचवान से पहिया टूटने की वजह दरियाफ्त की। तब उसने लाइल्मी का इजहार करते हुए उसे बताया कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि भागते हुए तांगे का धर्रा अचानक ही टूट जाए। राजू ने सुंदरी की जानिब देखते हुए पुरतफक्कुर लहजे में पूछा, माली नुकसान के अलावा जानी नुकसान तो नहीं हुआ? मुझे लगता है सुंदरी की तबीयत ठीक नहीं। कोचवान ने चौंकते हुए सड़क किनारे बैठी हुई सुंदरी की जानिब देखा। वो परेशान चेहरा लिए उसकी तबीयत के मुतालिक दरियाफ्त करने लगा। राजू आंख बचाकर तांगे के स्टैंड के साथ लटकी हुई बोतल को फुर्ती के साथ नीचे उतारा। फिर अपने कुर्ते की जेब में से छोटी सी बोतल बाहर निकालकर
उसका तमाम पानी सुंदरी की बोतल में उंडेल दिया। फिर बोतल को हाथों में थामे कोचवान और सुंदरी की जानिब चल दिया। कोचवान सुंदरी को उठाने की कोशिशों में मसरूफ था। सुंदरी के कदमों में लड़खड़ाहट थी। राजू ने बोतल कोचवान के हाथों में थमा दी। फिर परेशान लहजे में बोला, मेरे ख्याल में इनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इन्हें पानी पिला दीजिए, ये ठीक हो जाएंगी। कोचवान ने इस बात में सर हिलाया और बोतल का ढकना खोलकर उसे सुंदरी के होंठों से लगा दिया। गर्मी उरूज पर थी। सुंदरी ने पानी पीना शुरू किया। तकरीबन आधी बोतल पानी पीने के बाद उसने बोतल मुंह से हटा ली और सर को दोनों हाथों के साथ थामकर दोबारा जमीन पर बैठ गई। कोचवान परेशान लहजे में बोला, मियाँ तुम मेरी मदद करो, तांगे का दर्रा टूट गया है और दूसरा दर्रा डालने के लिए वक्त दरकार है। सुंदरी बिटिया की तबीयत नासाज दिखाई देती है, इन्हें जल्द अज जल्द घर पहुंचाना होगा। राजू ने इस बात में सर हिलाया और कोचवान के साथ तांगे का पहिया ठीक करने लगा। उन्हें ज़्यादा देर काम नहीं करना पड़ा। जल्द ही पुराना दर्रा निकाल कर नया लगा दिया गया। कोचवान ने सुंदरी को सहारा दिया और तांगे की पिछली सीट पर बिठा दिया। फिर तशक्कुर भरे अंदाज में राजू की जानिब देखते हुए बोला, मियाँ तुम्हारी वजह से दर्रा जल्दी बदल गया, वरना बहुत मेहनत करनी पड़ती। अगर मुनासिब समझो तो तांगे में बिठाकर तुम्हें गांव पहुंचा सकता हूं। राजू ने इनकार में सर हिलाया और कोई भी जवाब दिए बगैर पैदल ही गांव की जानिब चल दिया। वो अपने आप को सुंदरी के घर वालों की निगाहों से पोशीदा ही रखना चाहता था। उन दोनों की मोहब्बत के लिए दूरी निहायत ज़रूरी थी। अगले चंद दिनों के दौरान सुंदरी छत पर नहीं आई। शायद ऐसा तबीयत की नासाजी की बदौलत था। बहरहाल वो जुमेरात की रात थी। शदीद हब्स की वजह से राजू ने अपनी चारपाई सहन में डाल दी और चादर ओढ़कर लेट गया। वो 14वीं के मुकम्मल होते चांद के सामने मौजूद था। चांद के बिल्कुल नीचे सुंदरी की छत थी जो वीरान पड़ी हुई थी। 14वीं के चांद को गौर से देखने के बाद राजू ने अचानक आंखें बंद कर ली। सुरमई अंधेरे के दरमियान चांद वाज़े होने लगा, लेकिन उस चांद की चांदनी आसमान वाले चांद से बहुत ज़्यादा थी। चेहरा खूबसूरत और मुकम्मल था। ये सुंदरी थी। राजू ने मुस्कुराते हुए आंखें खोल दी। अब आसमान पर मौजूद चेहरा दिखाई देने लगा, लेकिन उस चांद के बिल्कुल नीचे सुंदरी का दमकता हुआ चेहरा भी मौजूद था। राजू हड़बड़ाकर चारपाई से नीचे उतर आया और अपनी पगड़ी को दुरुस्त करते हुए छत की जानिब देखने लगा। वो वाकई सुंदरी थी, जो राजू की घबराहट को महसूस करते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ चलती हुई छत के किनारे आ बैठी। उसकी निगाहों का मरकज़ हैरत अंगेज तौर पर राजू का वजूद था। आंखें खोई खोई सी दिखाई दे रही थी। राजू दोबारा चारपाई के किनारे पर बैठ गया और सुंदरी की तरफ देखने लगा। तमाम रात एक दूसरे का दीदार करते हुए गुजर गई। सुबह के करीब वो छत से नीचे चली गई। ज्योतिषी के तावीज़ का जादू चल गया था। सुंदरी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी थी। अब यह रोज़ का मामूल बन गया। वो आधी रात के करीब छत पर आ जाती। दोनों तमाम रात एक दूसरे का दीदार करते। सुबह के करीब सुंदरी वापस चली जाती। बाकी का तमाम दिन ख्यालों में बीत जाता। उस रात मौसम अबरालूद था, लेकिन खुशगवार था। बिजली चमक रही थी। राजू ने चारपाई बरामदे में डाल दी। उसके ख्याल के मुताबिक सुंदरी मौसम के तेवर को मद्देनज़र रखते हुए छत पर नहीं आ सकती थी, लेकिन रात को 12 बजे के बाद वो अचानक ही नमूदार हुई और छत के मखसूस किनारे के करीब बैठ गई। राजू ने घबराकर उसे नीचे चले जाने का इशारा किया। सुंदरी ने मुस्कुराते हुए गर्दन को हिलाकर इनकार कर दिया। बूंदाबांदी का आगाज़ हो गया था। बादल खौफनाक अंदाज में गरजने लगे। तूफान आने वाला था। हवा की शिद्दत में लम्हा ब लम्हा इजाफा होता चला जा रहा था, लेकिन सुंदरी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर मूसलाधार बारिश का आगाज़ हो गया। छज्जों से पानी बरसने लगा और सुंदरी का खूबसूरत वजूद पानी की बदौलत भीगने लगा। वो छुई मुई की मानिंद अपने आप में सिमटने लगी, लेकिन ऐसा करने से वो अपने जिस्म को भीगने से बचा नहीं सकती थी। इसलिए चंद लम्हों के बाद पानी की बदौलत उसका जिस्म पानी से शराबूर होता चला गया और सर्दी की बदौलत वो ठिठरने लगी। मामला राजू के इख्तियार से बाहर होने लगा। फिर उसने बेख्तियार अपने जिस्म पर मौजूद चादर को एक जानिब फेंका और भागा हुआ सहन के दरमियान में आ खड़ा हुआ। बारिश तूफानी अंदाज इख्तियार किए हुए थी। उसका जिस्म पानी में भीगने लगा। सुंदरी की छत की दीवार के नीचे राजू के सहन के जानिब प्याल का ढेर ऊपर तक लगा हुआ था। उस ढेर को मजबूत चादर के जरिए ढांपने के बाद मुख्तसर मिट्टी की तह के जरिए छुपा दिया गया था। जितने भी प्याल की ज़रूरत होती उतना प्याल एक किनारे पर से बाहर निकालकर बोरी के जरिए बराबर कर दिया जाता। यह प्याल सुंदरी के कोठे के करीब तक छत के किनारे को छू रहा था। राजू नद्दे बंदर की मानिंद प्याल पर चढ़ने लगा। सुंदरी की निगाहें उसके जिस्म पर मुर्तकिज थी।
थोड़ी ही देर में राजू प्याल के ढेर के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हो गया। यहाँ से मजीद ऊपर जाना मुश्किल नहीं था। सुंदरी की छत की दीवारें कच्ची ईंटों से मुज़य्यन थी। ये ईंटें आगे पीछे लगी हुई थी, उन्हें पलस्तर नहीं किया गया था। वो उन्हें पकड़ता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। छत के किनारे के करीब पहुंचकर उसने इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए किनारे को मजबूती के साथ थामा और छलांग लगाकर छत पर आ खड़ा हुआ। दूर कहीं बादल गरजे, बिजली तड़ाक की आवाज़ के साथ पहाड़ों पर गिरी थी। माहौल वक्ती तौर पर रोशन हुआ, फिर दोबारा अंधेरा होता चला गया। सुंदरी ने घबराकर राजू के साथ लिपटने की कोशिश की। राजू बदहवास होकर पीछे हटा और छत के किनारे पर गिरता चला गया। सुंदरी उसके वजूद के ऊपर आ गिरी। उसके महकते हुए वजूद की खुशबू ने राजू को मजीद बदहवास कर दिया। जिस्म का गुदासपन और कमारे जिस्म के नौखेज उभार ने जलती पर तेल का काम किया। उसने मजबूती के साथ सुंदरी के जिस्म को भींचने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही कदमों की आहट महसूस हुई। राजू ने चौंक कर सामने की जानिब देखा। कोई सीढ़ियां चढ़कर छत की तरफ आ रहा था। राजू ने सुंदरी को अपने जिस्म से अलहदा किया और ज़मीन से उठ खड़ा हुआ। बिजली एक बार दोबारा चमकी, माहौल रोशन हुआ और सुंदरी के घर में काम करने वाला नौकर छत पर नमूदार हुआ। राजू ने छलांग लगाई और छत के किनारे पर मौजूद प्याल के ढेर पर गिरता चला गया। प्याल की बदौलत उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। सहन में कदम रखती उसने घूमकर सुंदरी की छत की जानिब देखा। उसका नौकर नीचे झांक रहा था। राजू ने फुर्ती के साथ आगे बढ़कर सहन का दरवाज़ा खोला और घर से बाहर निकलता चला गया। गली सुनसान पड़ी थी और ये जानकर उसे अपने जिस्म के रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। उसके पाँव में एक चप्पल मौजूद थी, दूसरी चप्पल सुंदरी की छत के ऊपर रह गई थी। उसने पाँव में मौजूद चप्पल को थामा और गांव के करीब वाक़े कुएं की जानिब चल दिया। कुआं ज़्यादा दूर नहीं था। काफ़ी अरसा पहले गांव वाले उसे मतरूक करार दे चुके थे, इसलिए कुछ अरसा कबल खुश्क हो गया था। राजू ने चप्पल कुएं में फेंक दी और नंगे पांव घर की जानिब भाग खड़ा हुआ। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। गांव वीरान पड़ा था। आवारा कुत्ते भी पनागाहों में जा चुके थे। सुंदरी के घर में रोशनी हो रही थी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी बखूबी सुनाई दे रही थी। राजू ने तवज्जो नहीं दी और घर में दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से बंद किया। फिर कमरे में दाखिल होकर कपड़े तब्दील करने लगा। बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। राजू ने चौंक कर माँ बाप के बिस्तरों की जानिब देखा। वह गहरी नींद सोए हुए थे। उसने बाप की चप्पल पहनी और सहन में से होता हुआ दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। दूसरी जानिब सरगोशियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर दोबारा दरवाज़ा धड़धड़ाया गया। राजू ने कुंडी नीचे गिराकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने सुंदरी का नौकर खड़ा खूनखार निगाहों के साथ राजू की जानिब देख रहा था। उसके साथ दो और नौकर भी मौजूद थे। राजू ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए इतनी रात गए दरवाज़ा खटखटाने की वजह दरियाफ्त की। नौकर जहरखंद लहजे में बोला, ठाकुर ने तुमको बुलाया है, मेरे साथ चलो। उसने आगे बढ़कर राजू को बाजू के पास से थामने की कोशिश की। राजू ने झटके के साथ अपने बाजू को छुड़ाया और उसके साथ सुंदरी के घर की तरफ चल दिया। घर में चहल पहल के आसार नुमाया थे। लालटेन की जर्द रोशनी मकान में फैली हुई थी। ठाकुर और उसके तीनों लड़के सहन के आगे बने हुए बरामदे में मौजूद चारपाइयों पर बैठे हुए थे। सुंदरी का नामो निशान मौजूद नहीं था। राजू को घर में दाखिल होता देखकर तीनों लड़कों ने चारपाइयों से खड़े होने की कोशिश की। ठाकुर ने सर के इशारे से उन्हें मना कर दिया। राजू की निगाह करीब पड़ी हुई जूती पर पड़ी, जिसे वो सुंदरी की छत पर छोड़कर फरार हो गया था। ठाकुर ने जूती को हाथ में थामा और राजू की जानिब रुख करते हुए बोला, ये जूती तुम्हारी है? राजू ने इनकार में सर हिलाया। तीनों लड़कों ने बिफरे हुए अंदाज में दोबारा खड़े होने की कोशिश की। ठाकुर ने दोबारा मना कर दिया। फिर चारपाई से खड़े होते हुए बोला, देखो लड़के, हम नहीं जानते कि हमारी छत पर चोरी करने की नीयत से कौन आया था, लेकिन हमारे नौकर बलवंत राम का कहना है कि वो तुम थे। ठाकुर अपनी इज्जत की नीलामी नहीं चाहता था, इसलिए बात को गोलमोल कर गया और वकुए को चोरी से तशबीह देने लगा था। वो बोल रहा था, चोर चोरी करने के बाद छत से कूदकर तुम्हारे सहन में दाखिल हुआ, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब भागा। लेकिन जब हमारा नौकर तुम्हें बुलाने की नीयत से तुम्हारे घर गया, तब दरवाज़ा अंदर से बंद था। यानी चोर के फरार होने के बाद उसे अंदर से बंद किया, या फिर चोर ने दिखावे के लिए घर से बाहर का रुख किया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने रुख तब्दील किया और दोबारा घर में दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, कपड़े तब्दील किए और हमारे घर को चला आया। राजू ने खामोशी के साथ ठाकुर की बात सुनी, फिर सपाट लहजे में बोला, आपके पास सबूत के तौर पर जूते के अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं है, और ये जूती मेरी नहीं। अगर आप हमारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं तब बखुशी ले सकते हैं। और रही मकान के दरवाजे की बात,
तो मैं अपने घर के बरामदे में सोता हूँ। कुछ देर पहले मैंने किसी आदमी के कूदने की आवाज़ सुनी। वो जो कोई भी था, मैं उसे देख नहीं पाया। वो मकान का दरवाज़ा खोलकर फरार हो गया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। कुछ देर बाद दोबारा दरवाजे पर दस्तक हो गई और मैं आपके नौकरों के साथ यहाँ चला आया। ठाकुर ने खूनखार निगाहों के साथ राजू की जानिब देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। तीनों लड़के अपने बाप के हुक्म के इंतजार में थे। वो सिर्फ इशारे के मुंतजिर थे। चंद लम्हे सोचते रहने के बाद ठाकुर ने इशारा कर दिया और फिर तीनों लड़के भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़े। लातों, घूंसों, मुक्कों की ना खत्म होने वाली बारिश थी, जिसकी तेजी में लम्हा ब लम्हा इजाफा होता चला जा रहा था। कुछ देर बाद राजू बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। उसके नाक और मुंह से खून निकलकर कपड़ों को रंगीन कर रहा था। ठाकुर ने हाथ ऊपर उठाते हुए तीनों लड़कों को रुकने का इशारा किया और नौकरों को हुक्म दिया, राजू को गांव से बाहर खेतों के दरमियान फेंकाएं। वो उसके वजूद को घर के करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे दिन ठाकुर ने राजू के माँ बाप को हवेली में बुलाया और उन्हें तंबीह की वो जल्द अज जल्द गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाएं, वरना मजीद 2 दिनों के बाद अगर उसने उन्हें गांव में मौजूद पाया तब उन्हें नेस्तो नाबूद करके रख देगा। राजू के माँ बाप ने घर आकर मशवरा किया और दूसरे दिन गांव छोड़कर दूसरे गांव मुंतकिल हो गए। घर बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन मोहब्बत में रत्ती भर कमी ना आ सकी। चंद दिन इंतजार करने के बाद राजू उस वीरान सड़क के किनारे जा खड़ा हुआ, जो सड़क शहर और गांव को आपस में मिलाती थी और जहां से रोजाना सुंदरी का तांगा गुजरता था। सड़क के किनारे बैठकर राजू ने सुंदरी को मुख्तसर खत लिखा, जिसका खुलासा यूं था, सुंदरी, हालात इख्तियार से बाहर होते चले जा रहे हैं। तुम्हारे बगैर मेरा जीना मुमकिन नहीं है और मिलना दुश्वार है। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तब सवेरे वाली गाड़ी में शहर भाग जाते हैं। एक दफ़ा हमारा मिलन हो गया तो फिर तुम्हारे माँ बाप को राज़ी करना मुश्किल नहीं होगा, और तुम्हारे माँ बाप एक दफ़ा राज़ी हो गए तब हालात हमारे हक में सर झुका देंगे। जवाब ज़रूर देना। सवेरे वाली गाड़ी सुबह 6 बजे स्टेशन पर आती है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम्हारा राजू। खत तहरीर करने के 15 मिनट बाद दूर से तांगा आता दिखाई दिया। कोचवान आगे बैठा हुआ था और सुंदरी हस्बे मामूल पिछली सीट पर बैठी थी। राजू ने तांगे के करीब आने का इंतज़ार किया। वो पहाड़ी चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। थोड़ी देर बाद तांगा करीब से गुजरने के बाद सड़क पर आगे बढ़ने लगा। तब राजू एहतियात के साथ चट्टान के पीछे से बाहर निकल आया। सुंदरी ने राजू को देख लिया। कोचवान की कमर राजू की जानिब थी, इसलिए वो उसे नहीं देख पाया। तांगा हल्की रफ्तार से शहर की जानिब भागता चला जा रहा था। राजू ने भागते हुए तांगे का ताक़ुब किया। सुंदरी ने हैरत भरी निगाहों के साथ राजू की जानिब देखा। राजू ने हाथ में मौजूद खत को आगे कर दिया। वो तांगे के करीब पहुंच चुका था। सुंदरी ने चंद लम्हे हिचकिचाने के बाद खत को हाथों में थाम लिया। राजू ने मुस्कुराते हुए हाथ के इशारे से उसे सलाम किया, फिर पहाड़ों के करीब मौजूद गांव की तरफ चला आया। उस दिन राजू कहीं नहीं गया, बल्कि गांव से बाहर मौजूद दरख्त की ठंडी छांव में लेटकर अपने और सुंदरी के मुतालिक सोचता रहा। वो शाम तक दरख्त के नीचे बैठा रहा और शाम होने से पहले घर चला आया। बाप ने देर से आने की वजह दरियाफ्त की। तब राजू ने जवाब देने की बजाय बरामदे में पड़ी हुई चारपाई का रुख किया और खामोशी के साथ चारपाई पर लेट गया। चंद लम्हे राजू के चेहरे का बगौर जायजा लेते रहने के बाद उसका बाप परेशान लहजे में बोला, राजू, भगवान के लिए कोई गलत कदम दोबारा नहीं उठाना। तुम्हारी बहनें जवान हो रही हैं और हम ठाकुरों की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारा कोई भी जज्बाती फैसला हमारे मुख्तसर कुनबे की तबाही का बाइस बन सकता है। अगर मेरी मानते हो तो खामोशी के साथ शहर अपने ताया के घर चले जाओ। गांव से दूर रहोगे तब खुश भी रहोगे और मुतमईन भी रहोगे। राजू ने जवाब देने की बजाय करवट बदलकर आंखें बंद कर ली। बाप ने मायूसी भरे लहजे में कहा, कल तक सोचकर मुझे जवाब दे देना। तुम्हारी हाँ या फिर ना हमें बखुशी मंजूर होगी। बाप खामोश हो गया और राजू ने मजबूती के साथ आंखें बंद कर ली। दूसरे दिन राजू दोबारा शहर को जाने वाली सड़क के किनारे खड़ा तांगे का इंतजार कर रहा था। अपने मखसूस वक्त के दौरान तांगा पहाड़ों के पास से नमोदार हुआ और सुस्त रफ्तारी के साथ चलता हुआ राजू की जानिब बढ़ने लगा। सुंदरी पिछली सीट पर बुत बनी बैठी हुई थी। उसका चेहरा चादर के पीछे पोशीदा था। राजू के दिल की धड़कन आपे से बाहर होने लगी थी। अगर सुंदरी के भाइयों को सब कुछ मालूम हो जाता तब वो क्या करते? उसके भाइयों और नौकरों से निपटना राजू के इख्तियार से बाहर था। तांगा आहिस्तगी के साथ करीब से गुजर गया। राजू चट्टान के पीछे से नमोदार होकर सड़क के किनारे भागने लगा। सुंदरी के बुत बने हुए जिस्म में हरकत हुई और हाथ बैग के अंदर रिंग गया, और जब वापस बाहर आया तब सफ़ेद रंग का तय किया हुआ कागज़ हाथ में मौजूद था। उसने कागज़ को राजू की जानिब उछाल दिया। खत सुनसान सड़क पर इधर उधर हवा के संग उड़ने लगा।
राजू ने झपट कर खत को दबोच लिया, फिर उसे कुर्ते की जेब में डालते हुए सड़क किनारे मौजूद दरख्त के नीचे आ खड़ा हुआ। उसने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। वहां उसके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। उसने धड़कते हुए दिल के साथ खत को खोला। लिखा हुआ था, मेरे महबूब, तुम्हारा खत मैंने पढ़ा। मुझे खुशी हुई कि तुम मुझे इस हद तक चाहते हो कि मेरी वजह से अपना घर बार भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए इसके अलावा मज़ीद चाराकार बाकी भी नहीं रहा कि हम दोनों फरार का रास्ता अख्तियार करें। सवेरे वाली गाड़ी ठीक रहेगी। मैं एहतियातन स्टेशन पर आने से पहले अपनी माँ के चंद जेवरात और रकम भी साथ ले आऊँगी ताकि हमें माली मामलात में दुश्वारी पेश ना आ सके। अपना ख्याल रखना, तुम्हारी सुंदरी। राजू ने खत को बंद किया और कुर्ते की जेब में डालने के बाद थके हुए कदमों के साथ घर की जानिब चल दिया। घर वाले उसके मुंतजिर थे। बाप ने उसका फैसला दरियाफ्त किया। राजू ने जवाब देने की बजाय सर को असबात में हिला दिया और अपने कमरे में चला आया। माँ बाप के चेहरों पर खुशी के तासुरात रक्स करने लगे। माँ ने सामान समेटना शुरू कर दिया। बाप ने अगले दिन वाले बस के टिकट खरीद लिए। तमाम घर वालों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। सिर्फ राजू अफसुर्दा था। अगर मामलात उसकी ज़ात की हद तक महदूद होता तब वो कभी भी पीछे नहीं हटता, लेकिन अब मामला उसकी दो बहनों की इज्जत की हदों को छूने लगा था और वो इज्जत के आगे मोहब्बत को कुर्बान करने के लिए तैयार था। सामान पैक हो गया। रात बेचैनी के आलम में गुजर गई। सुबह मुँह अंधेरे राजू उठकर बैठ गया। उसे रह रहकर सुंदरी का ख्याल आ रहा था। उसके बस में कोई भी तदबीर ऐसी मौजूद नहीं थी जिसे इख्तियार करके वो सुंदरी को स्टेशन पर आने से रोक सकता। घर वाले गहरी नींद सो रहे थे। राजू ने गर्म चादर को जिस्म के गिर्द लपेटा और जूते पहनकर घर से बाहर निकल गया। गांव में हुक्का आलम तारी था। स्टेशन इस गांव से आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़ था। वो तेज़ कदमों के साथ स्टेशन की जानिब चल दिया। गांव से बाहर निकलने के बाद शहर नमूदार होने लगी थी। गांव के कुत्तों ने भौंककर उसका इस्तकबाल किया, लेकिन राजू ने परवाह नहीं की और तेज़ कदमों के साथ चलता रहा। जब उसने स्टेशन की इमारत में कदम रखा तब सूरज पहाड़ों के पीछे से तुलू होने की कोशिशों में मसरूफ़ था। मुख्तसर पहाड़ी स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था। सवेरे वाली गाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी थी। राजू ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। प्लेटफार्म पर लगे हुए इकलौते बेंच पर सियाह चादर में मलबूस वो बराजमान थी। उसके पाँव के पास सियाह रंग का चमड़े का बैग रखा हुआ था। राजू ने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। वो दिल में मजमून तरतीब दे रहा था कि सुंदरी को हालात के मुतालिक कैसे बताना है। अभी वो सुंदरी से काफ़ी दूर था कि अचानक ही पहाड़ी इलाके की जानिब से 3 आदमी नमूदार हुए। उन्होंने हाथों में राइफलें पकड़ी हुई थी और वो सियाह कपड़ों में मलबूस थे। पहली नज़र में ही राजू ने उन्हें पहचान लिया। वो सुंदरी के भाई थे। राजू ने छलांग लगाई और स्टेशन का जंगला अबूर करके अपने गांव की तरफ भाग खड़ा हुआ। पीछे देखना फजूल था। स्टेशन से फरार हो जाने में अक्लमंदी थी। वो भागता चला गया। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात सब्त थे। सुंदरी सिर्फ उसकी वजह से खतरात में गिर गई थी, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। थका हारा जब वो घर में दाखिल हुआ तब घर वाले उसके मुंतजिर थे। माँ नाश्ता तैयार की उसकी मुंतजिर थी। तमाम घर वालों ने उजलत में नाश्ता किया और सामान उठाकर बस स्टैंड पर चले आए। उस दिन के बाद राजू ने दोबारा कभी सुंदरी को नहीं देखा। 30 साल का अरसा बीत गया। इस तमाम अरसे के दौरान राजू सुंदरी को भुला नहीं पाया। शहर मुंतकिल होने के कुछ अरसे के बाद राजू की मुलाकात गांव के एक लड़के से हुई। उसकी जुबानी राजू को मालूम हुआ कि राजू के फरार होने के बाद सुंदरी के भाइयों ने मासूम और लाचार सुंदरी को गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। गांव में अफवाह फैला दी थी कि सुंदरी बीमार होने के सबब चंद अरसा बिस्तर पर पड़े रहने के बाद मर गई। लड़के के मजीद कहने के मुताबिक उसने खुद सुंदरी की चिता पर खून के धब्बे पड़े हुए देखे थे। राजू दिल थाम कर रह गया। तमाम किए धरे का जिम्मेदार वही था। उसकी वजह से मासूम सुंदरी जिंदगी की बाजी हार गई थी। दिल में एक कसक थी जो उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर रही थी। सब कुछ उसकी वजह से हुआ था, लेकिन माँ और बहनों के मुतालिक सोचने के बाद वो इरादा तब्दील कर देता था। उसकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए माँ ने उजलत में लड़की तलाश की और राजू की शादी कर दी। लड़की का नाम रजनी था। वो सुंदरी की जूती के बराबर भी नहीं थी। निहायत खुदगर्ज, मुंह फट और तेज तरार औरत थी। 2 बच्चों की पैदाइश के बाद भी उसने अपनी रविश को तब्दील नहीं किया। राजू ने भी अपने जख्म खुर्दा जिस्म को हालात के तेजोतुंद धारे के हवाले कर दिया। 30 साल का अरसा पलक झपकते में गुजर गया। तब राजू को एक दफ़ा फिर सब कुछ बेच बाच कर गाँव चला आया। ठाकुर मर चुका था। उसके तीनों लड़के शहर मुंतकिल हो चुके थे। राजू ने एक दफ़ा फिर खेती बाड़ी का आगाज़ किया।
लड़के बुरे माहौल की मोहब्बत को भुला नहीं पाए। गांव में भी उनकी हरकतों में कमी वाकई नहीं हो सकी। वो शराब पीते और लड़कियों को डेरे पर लाते। रजनी तमाम दिन गांव की औरतों के सामने अपने पति की बुराइयां करती और रात को उसे बुरा भला कहने के बाद सो जाती। यह राजू की दर्दनाक कहानी थी, जिसके मुतालिक वो अक्सर सोचता रहता था। आज का दिन भी उसने सोच विचार के दौरान गुजार दिया। सूरज मगरिब की जानिब झुक रहा था। राजू ने करीब लगे हुए पंप से पानी बाहर निकाला, मुंह हाथ अच्छी तरह धोया और घर चला आया। घर में रजनी के अलावा बच्चे मौजूद नहीं थे। राजू ने दोपहर का ठंडा खाना जहर मार किया और सोने के लिए लेट गया। आंखें बंद करने पर एक दफ़ा फिर उसकी निगाहों के सामने सुंदरी का चेहरा घूमने लगा। उसके दिल में शिद्दत के साथ इस ख्वाहिश ने जन्म लेना शुरू कर दिया कि वो एक दफ़ा फिर पिछले वक्तों में चला जाए, जहां सुंदरी और वो दोनों अकेले हों, उनकी सच्ची मोहब्बत हो, हरा भरा सरसब्ज गांव हो। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता था? पिछले दिन जब वो डेरे पर बैठा हुआ था, तब दीनू कुमार कह रहा था, गांव का पुराना ज्योतिषी बाबा भरोसे बहुत पहुंचा हुआ इंसान है। उसके हाथों का कमाल देखकर इंसान दंग रह जाता है। बदले में कुछ भेंट देनी होती है। भेंट की दरख्वास्त वो खुद करता है। राजू को वो वक्त याद आ गया जब उसने सुंदरी को पाने के लिए 3 लड़कों को भेंट चढ़ा दिया था। वो अब भी भेंट चढ़ाने के लिए तैयार था, अगर उसे सुंदरी दोबारा मिल जाती। उसने साथ वाली चारपाई पर लेटी हुई रजनी की जानिब देखा। उसका भद्दा वजूद चारपाई पर बमुश्किल तमाम पूरा आ रहा था। चेहरे पर खून की कमी की बदौलत सियाह धब्बे नमूदार हो गए थे और बाल कम होने के बाद जगह जगह से मजीद झड़ते चले जा रहे थे। दोनों लड़के अभी तक डेरे से वापस नहीं आए थे। वो यकीनन वहाँ शराब के नशे में धुत पड़े होंगे। राजू ने नफरत के साथ चेहरा दूसरी जानिब फेरते हुए आंखें बंद कर ली। सुबह सवेरे उसकी आंख खुली। मजीद 2 चारपाइयों का इजाफा हो गया था। उसके दोनों लड़के चारपाइयों पर बेसुध लेटे हुए थे। रजनी नाश्ता तैयार कर रही थी। उसने खामोशी के साथ मुंह हाथ धोया और नाश्ता करने के बाद खेतों पर चला गया। आधे दिन के दौरान उसने बाकी बचे हुए खेतों को पानी दिया और पगड़ी संभालता हुआ राम भरोसे ज्योतिषी के ठिकाने की जानिब चल दिया, जिसे लोग बाबा भरोसे के नाम से याद करते थे। उसका ठिकाना पहले वाले ही मुकाम पर मौजूद था। कुटिया की जगह पक्के कमरों ने ले ली थी। पक्के कमरों के आगे बरामदा बना हुआ था और बरामदे के आगे वसीउ अरीज मैदान मौजूद था। मैदान लोगों के हुजूम से भरा हुआ था। लोग अपनी अपनी बारी के मुंतजिर थे। राजू एक जानिब दरख्तों के साए में खामोशी के साथ बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। लोग कमरे में जाते अपना मसला बयान करते, फिर बाहर निकलकर अपने घरों की जानिब चले जाते। गांव के अलावा शहरों से भी लोग बाबा भरोसे का दर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए होते। सूरज मगरिब की जानिब झुकने लगा। अब रश की शिद्दत में कमी वाक़ होने लगी। अंधेरा फैलने से चंद लम्हे पहले गिने चुने अफराद ने ज्योतिषी के पास जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। वो अंधेरा फैलने से कबल अपने घरों की जानिब चले जाना चाहते थे, इसलिए मुलाकात का इरादा मुलतवी करने के बाद वापस घरों की तरफ चलेगा। अब मैदान में राजू के अलावा मजीद कोई बाकी नहीं बचा। बरामदे में बैठे हुए बाबा के चेले ने इस्तेफामिया निगाहों से राजू की जानिब देखते हुए पूछा, क्या इरादा है तुम्हारा? वापस गांव जाओगे या बाबा का दर्शन करोगे? राजू ने डूबते हुए सूरज की जानिब देखते हुए जवाब दिया, मुझे अंधेरों से खौफ महसूस नहीं होता, इसलिए घर वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि मुलाकात करना चाहता हूँ। चेले ने इस बात में सर हिलाते हुए कमरे के आगे मौजूद चिक को ऊपर उठाया और अंदर जाने का इशारा कर दिया। राजू ने कमरे में कदम रखा। कमरा हर किस्म के साजो सामान से खाली था। ज़मीन पर चारपाई बिछी हुई थी और बाबा चटाई पर बराजमान था। उसकी आंखें बंद थी। हुलिये में नुमाया फ़र्क मौजूद था। बाल चिट्टे सफ़ेद हो गए थे। कमर झुकी हुई थी। जिस्म कमज़ोर और लागर हो चुका था। राजू दोनों हाथ जोड़ते हुए कमरे के एक जानिब खड़ा हो गया। बाबा ने अपनी बंद आंखों को खोला और राजू की जानिब देखते हुए कहा, काफ़ी समय बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। यकीनन किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए होगे। चटाई पर बैठ जाओ और आने का मकसद बयान करो। राजू खामोशी के साथ चटाई पर बैठ गया। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद हमकलाम हुआ, बाबा, मुझे जवानी के वही दिन दरकार हैं जो आज से कमोबेश 30 साल पहले थे। आप जानते ही होंगे, मैं आपके पास सुंदरी को हासिल करने के लिए आया था, लेकिन हासिल नहीं कर पाया। अब दोबारा करना चाहता हूँ, अगर ऐसा मुमकिन हो। बाबा ने हैरत भरी निगाहों के साथ उसकी जानिब देखा, फिर तंजिया लहजे में मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें एहसास है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम ज़मीन पर रहते हुए चांद को पाने की ख्वाहिश कर रहे हो। बहुत बड़ी आजमाइश में मुब्तला होने वाले हो। राजू बात दरमियान में काटते हुए बोला, मैं हर किस्म की आजमाइश के लिए तैयार हूँ। सुंदरी को पाने के लिए मैं पाताल में जाने की भी हामी भर सकता हूँ।
आप बात करके देखिए, मैं हर किस्म की आजमाइश पर पूरा उतर कर दिखाऊंगा। बाबा ने दोनों आंखें बंद कर ली। वक्त तेजी के साथ गुजरने लगा। कमरे में गंभीर खामोशी तारी थी। आधा घंटा गुजर गया। राजू के जिस्म में बेचैनी के असरात पैदा होने लगे। बाबा मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया था। उसका साकित जिस्म किसी मुर्दे की मानिंद बेजान दिखाई देता था। फिर उसने झटके के साथ आंखें खोल दी और गंभीर लहजे में बोला, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इस दफ़ा वसूली सख्त होगी। राजू करख्त लहजे में बोला, मैं सब कुछ भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप बात को घुमाए नहीं, बल्कि साफ साफ बता दीजिए। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बाबा बोला, मुझे तुम्हारे घराने की भेंट चाहिए, अभी और इसी वक्त। मैं जानता हूँ कि तुम उनसे मुतमईन नहीं हो। वो तीनों आवारा बदमाश हैं, उन्हें मेरे ठिकाने पहुँचा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ देर सोचते रहने के बाद राजू बोला, मैं तैयार हूँ, अपने आदमियों को मेरे साथ चलने के लिए कहो, वो उन तीनों को यहाँ ला सकते हैं। बाबा ने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया, कल के दिन से तुम्हारे लम्हात में वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं माजी में झांकने की ताकत रखता हूँ, लेकिन हैरत मुझे इस बात पर महसूस हो रही है कि तुम्हारे माजी का अंत अंधेरों में डूबा दिखाई देता है। कुछ हिस्से शीशे की मानिंद साफ हैं, लेकिन आखिर अमावस की अंधेरी रात की मानिंद सिया है। तुम अच्छी तरह सोच समझकर फैसला तब्दील भी कर सकते हो, क्योंकि अंधेरे हिस्से का मतलब कुछ भी निकल सकता है। राजू ने पूछा, आप उस अंधेरे से क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं? बाबा ने कहा, अंधेरे मुस्तकबिल को तुम रोशनी से तशबीह नहीं दे सकते हो, और अंधेरे मुस्तकबिल को तुम रोशन भी नहीं कर सकते हो। अगर मेरे मशवरे की बात करते हो, तब फिर मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम्हारा हाल ज़्यादा बेहतर है। माजी की बजाय थोड़ी सी मेहनत करके उसे मज़ीद बेहतर बना सकते हो। राजू ने तंज़ी अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपने हाल से मुतमईन नहीं हूँ। मुझे इस बात से कोई भी सरोकार नहीं कि तुम्हें मेरा माजी अंधेरों में डूबा दिखाई देता है। हाल को संवारने से बेहतर है कि मैं माजी को रोशन करने की कोशिश करूं। तुम्हें मेरी बीवी बच्चों की भेंट चाहिए, वो मैं देने के लिए तैयार हूं। बाबा ने इस बात में सर हिलाया और अपने चेले को आवाज़ दी। वो बोतल के जिन की मानिंद कमरे में दाखिल हुआ। बाबा ने उसे हुक्म दिया कि वो मजीद 2 चेलों को साथ लेकर राजू के साथ उसके गांव जाए और 3 वजूद उठाकर ठिकाने पर ले आए। चेले ने इस बात में सर हिलाया और राजू के साथ कमरे से बाहर निकल गया। उस रात खिलाफे मामूल राजू को बहुत गहरी नींद आई। साथ वाली तीनों चारपाइयाँ खाली पड़ी थी। ना तूतू मैमे की आवाज़ आ रही थी और ना खर्राटों की, बल्कि खामोशी तारी थी। राजू ने आंखें बंद की तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अथाह गहराइयों में गिरता चला जा रहा हो। उसका जिस्म वक्तन फ़वक्तन हल्का होने लगा। जिस्म पर मौजूद बोझ गायब होने लगा। जिस्म में भरपूर तवानाइयों का एहसास होने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो दोबारा जवान होने लगा। फिर जैसे वक्त थमने लगा, सब कुछ अपनी जगह रुकने लगा। उसे दूर से मुर्ग की बांग सुनाई दी। इर्द गिर्द चारपाइयों पर मुख्तलिफ वजूदों का एहसास हुआ। उनमें से खराटों की आवाज़ नुमायाँ थी। उसे याद पड़ता था कि रात को उसने अपनी बीवी और दोनों बच्चों के सरों पर मोटा डंडा मारकर उन्हें बेहोश किया था। फिर अपने साथ आने वाले तीनों चेलों के हवाले उनको कर दिया था। फिर भला चारपाइयों पर कौन मौजूद हो सकता था? उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। माहौल अचानक बदल गया। उसकी साथ वाली चारपाई पर उसकी माँ महवे ख्वाब थी। अगली 2 चारपाइयों पर दोनों बहनें सो रही थी और उससे अगली चारपाई पर उसका बाप खराटे ले रहा था। उसने खुशी से भरपूर अंदाज में अपने जिस्म पर हाथ फेरा। वो सेहतमंद नौजवान था। सुबह होने में कुछ देर बाकी थी। अंधेरा भी मुकम्मल तौर पर छटा नहीं था। राजू ने गर्म चादर को जिस्म के साथ लपेटा और जूते पहनकर घर से बाहर निकल आया। गांव में हू का आलम तारी था। स्टेशन उसके गांव से आधे घंटे की मुसाफत पर मौजूद था। वो तेज़ कदमों के साथ स्टेशन की जानिब चल दिया। गांव से बाहर निकलने के बाद सुबह का उजाला नमूदार होने लगा। गांव के कुत्तों ने भौंककर उसका इस्तकबाल किया, लेकिन राजू ने उनकी परवाह नहीं की और तेज़ कदमों से चलता रहा। जब उसने स्टेशन की इमारत में कदम रखा, तब सूरज पहाड़ों के पीछे से तुलू होने की कोशिश में मसरूफ़ था। मुख्तसर पहाड़ी स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था। सवेरे वाली गाड़ी प्लेटफार्म के साथ खड़ी थी। राजू ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। प्लेटफार्म पर लगे हुए इकलौते बेंच पर सिया चादर में मलबूस वो बराजमान थी। उसके पाँव के पास ही सिया रंग का चमड़े वाला बैग रखा हुआ था। राजू ने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। वो दिमाग में आने वाले हालात से लड़ने के लिए मंसूबे को तरतीब दे रहा था। कदमों की आहट को महसूस करते हुए सुंदरी ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। सवेरे वाली गाड़ी ने रवानगी की विसिल दी। तब अचानक ही राजू की नज़र सामने मौजूद पहाड़ पर पड़ी। सिया कपड़ों में मलबूस 3 आदमी चेहरों को सिया कपड़ों में छुपाए स्टेशन की जानिब उतरते दिखाई दिए। पहली नज़र में ही राजू ने उन्हें पहचान लिया। वो सुंदरी के भाई थे।
उन्होंने हाथों में राइफलें पकड़ी हुई थी और तेवर खतरनाक थे। राजू ने सुंदरी के हाथ को थामा और सवेरे वाली गाड़ी की जानी भाग खड़ा हुआ। गाड़ी ने रेंगना शुरू कर दिया था। रश ना होने के बराबर था। सुंदरी अपने हाथ में सियाह बैग थामे उसके साथ भाग रही थी। दरमियान वाला डब्बा बिल्कुल सामने था। वो उस पर सवार हो गए। राजू ने डब्बे में चढ़ने से पहले पीछे निगाह दौड़ाई। वो तीनों हाथों में राइफलें लहराते हुए स्टेशन की इमारत में दाखिल हो रहे थे। राजू ने उन्हें गाड़ी के आखिरी डब्बे में चढ़ते हुए बखूबी देखा। गाड़ी हल्की रफ्तार के साथ स्टेशन से बाहर निकलती जा रही थी। वो दोनों चूहेदानी में फंस चुके थे। चलती हुई ट्रेन से फरार होना मुमकिन नहीं था और सुंदरी के भाई उन दोनों को डब्बों में तलाश करते हुए आगे बढ़ते चले आए। ज़्यादा देर तक उन तीनों की नज़रों से पोशीदा रहना मुमकिन नहीं था, लेकिन राजू इतनी आसानी के साथ हार मानने वालों में से नहीं था। स्टेशन से बाहर निकलते ही गाड़ी पहाड़ी इलाके में दाखिल हो गई। यहाँ जा बजा सरसब्ज झाड़ियों की बहुतात थी। इक्का दुक्का दरख्त भी दिखाई देते थे। गाड़ी हल्की रफ्तार में आगे बढ़ने लगी। सुंदरी परेशान निगाहों के साथ राजू की तरफ देख रही थी। राजू ने उसे बाजू के पास से थामा और खींचते हुए मुखालिफ सिमत वाले दरवाजे की जानिब चला आया। दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। उसने सुंदरी के हाथों में मौजूद बैग को अपने कंधे के साथ लटकाया और सुंदरी को चलती हुई गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा। सुंदरी ने हैरत भरी नज़रों के साथ राजू की तरफ देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं और जल्दी में ट्रेन से नीचे कूद गई। नीचे पहाड़ी पत्थर मौजूद थे। उसका पाँव पत्थर पर पड़ा। उसे शदीद दर्द का एहसास हुआ और वो ज़मीन पर बैठती चली गई। राजू उसके पीछे था। उसने सुंदरी को कंधे के पास से थामा और पाँव पर खड़ा करने की कोशिश की। सुंदरी के मुंह से बेख्तियार कराह निकली। राजू ने परेशान नज़रों के साथ सुंदरी की तरफ देखा। उसके पाँव का तलवा जख्मी हो गया था। खून निकलकर पत्थरों को रंगीन कर रहा था। राजू ने अपनी पगड़ी को सिरे से फाड़ा और पट्टी की सूरत में सुंदरी के पाँव वाले जख्म पर बांध दिया। खून निकलना वक्ती तौर पर बंद हो गया। ट्रेन पहाड़ी दुर्रे में घूमती हुई नज़रों के सामने से ओझल हो गई। राजू ने इर्द गिर्द के माहौल पर निगाह दौड़ाई। दोनों जानिब सरसब्ज पहाड़ मौजूद थे और दूर स्टेशन की इमारत का शेड दिखाई दे रहा था। राजू ने सुंदरी को सहारा दिया और शेड की जानिब चल दिया। सुंदरी को चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वो लाचारी के आलम में ज़मीन पर बैठ गई और हाँफते हुए बोली, बस अब मुझसे मज़ीद नहीं चला जाता। सूरज निकल आया था और गर्मी बढ़ने लगी थी। राजू ने इर्द गिर्द देखने के बाद अचानक ही आगे बढ़कर सुंदरी को गोद में उठा लिया। दुबली पतली सुंदरी का वजन कुछ ज़्यादा नहीं था। सुंदरी ने हैरत भरी निगाहों के साथ राजू की जानिब देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। राजू ने दोबारा शेड की जानिब चलना शुरू कर दिया। सुंदरी के पाँव से निकलता हुआ खून वक्ती तौर पर रुकने के बाद दोबारा रिसना शुरू हो गया था। उसने अपना सर राजू के कंधे पर रख दिया और आंखें मूंद ली। आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म ढीला पड़ने लगा और उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। वो शायद बेबस हो गई थी। राजू ने परेशान निगाहों के साथ उसकी जानिब देखा, लेकिन तेजी के साथ उठते हुए कदमों को रोका नहीं। खंडर अब ज़्यादा दूर नहीं था। सुंदरी के पाँव से बहता हुआ खून कतरों की सूरत में पत्थरों पर गिरता चला जा रहा था। वो अपने सुराग के लिए सबूत छोड़ रही थी। दूसरी तरफ सुंदरी के तीनों भाइयों ने तमाम ट्रेन छान मारी, लेकिन राजू और सुंदरी को ट्रेन में मौजूद नहीं पाया। साफ जाहिर होता था कि वो दोनों चलती हुई ट्रेन से नीचे कूद गए थे। ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हो सकता था जब ट्रेन की रफ्तार कम हो, और ट्रेन की रफ्तार सिर्फ स्टेशन से बाहर निकलने से कुछ देर बाद तक कम रही थी। उन तीनों ने जंजीर को खींचकर ट्रेन को रोका, फिर पैदल वापस गांव वाले स्टेशन की जानिब चल दिए। सिर्फ इतनी सी देर में ट्रेन ने काफ़ी ज़्यादा फासला तय कर लिया था। उन्हें वापस गांव जाने वाले स्टेशन के करीब पहुंचने में तकरीबन 1 घंटे से कुछ ज़्यादा का वक्त लग गया। स्टेशन के करीब लाइनों के पास उन्हें खून के धब्बे दिखाई दिए। सफ़ेद कपड़ों की कुछ धज्जियाँ भी इर्द गिर्द मौजूद थी। वो अच्छी तरह जानते थे कैसी रंग की पगड़ी राजू पहनता है। उनके चेहरे गुस्से से सुर्ख होने लगे। उन्होंने हाथों में मौजूद राइफल के दस्तों पर गिरफ्त मजबूत की, फिर इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। स्टेशन की इमारत के करीब वाक़े लोको शेड पर उन तीनों की निगाहें जा ठहरी। थोड़ी देर एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करने के बाद तीनों शेड की जानिब चल दिए। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें दोबारा खून के धब्बे दिखाई देने लगे। उनके कदमों की रफ्तार अचानक तेज हो गई। अभी वो शेड से कुछ दूरी थे कि उन्होंने सुंदरी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। तीनों भाई दीवानावार लोको शेड की जानिब बढ़ने लगे। राजू ने शेड की इमारत के करीब पहुंचकर सुंदरी के बेहोश वजूद को शेड की ठंडी ज़मीन पर ढेर कर दिया और तशवीश भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें बंद थीं और वो धीरे धीरे सांस ले रही थी। उसकी बेहोशी ख़त्म करने के लिए पानी की ज़रूरत थी। पानी इर्द गिर्द मौजूद नहीं था।
शायद पहाड़ों की दूसरी जानिब कोई नदी या आबशार मौजूद हो। यही सोचते हुए राजू शेड से बाहर निकलकर पहाड़ के ऊपर की जानिब चल दिया। गर्मी बढ़ती चली जा रही थी। सूरज आसमान पर आबोताब के साथ चमक रहा था, लेकिन राजू को उसकी रत्ती भर परवाह नहीं थी। वो तो सिर्फ उस सुंदरी को होशो हवास में देखना चाहता था। इसके लिए अगर उसे खोलते हुए लावे से भरी हुई सड़क पर भी चलना पड़ता तो वो गुरेज नहीं करता। इसलिए वो पहाड़ी पर चढ़ता चला गया। सरसब्ज पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने में उसे 20 मिनट लग गए। दूसरी जानिब घना जंगल मौजूद था और वहां पानी को तलाश करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। अचानक उसे ख्याल आया कि गांव का स्टेशन लोको शेड से ज़्यादा दूर नहीं था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हैंडपंप लगा हुआ उसने बखूबी देखा था। वो वापस लोको शेड की जानिब चल दिया। शेड के पास से गुजरते हुए उसने अंदर झांकते हुए सुंदरी के बेहोश वजूद की जानिब देखा। वो कसमसा रही थी। राजू ने आगे बढ़कर उसके सर को अपनी गोद में रख लिया और चेहरे को थपथपाने लगा। सुंदरी ने झटके के साथ आंखें खोल दी और हैरत भरी नज़रों के साथ इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। राजू उसकी पिछली जानिब मौजूद था, इसलिए वो उसे देख नहीं पाई। मैं कहाँ हूँ? वो बुड़बुड़ाई, फिर झटके के साथ ज़मीन से उठकर बैठ गई। राजू ने आगे बढ़कर उसके हाथों को अपने हाथों में थामने की कोशिश की। राजू के चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो हड़बड़ाकर पीछे हट गई, फिर चिल्लाते हुए बोली, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम मेरे भाइयों को नहीं जानते। अगर उन्हें पता चल गया तब तुम्हें चीर फाड़ कर रख देंगे। राजू ने हैरत भरी नज़रों के साथ उसकी जानिब देखते हुए जवाब दिया, मैं भला तुम्हें यहाँ क्यों लाऊंगा? तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई हो। कहीं तुम्हारी याददाश्त तो नहीं खो गई? सुंदरी दोबारा चिल्लाते हुए बोली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की? मैं क्यों तुम्हारे साथ यहाँ आने लगी? मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। उसने अचानक ही ज़मीन से पत्थर उठा लिया। मामला राजू के इख्तियार से भी बाहर होने लगा था। वो तो उसे पहचानने से भी साफ इनकारी हो गई थी, और पहचानना तो दूर की बात, वो तो उसके साथ बात करना भी गवारा नहीं कर रही थी। गुस्से में आकर राजू ने झुंझुलाए हुए अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश की। तब सुंदरी ने हाथों में मौजूद पत्थर को पूरी ताकत के साथ उसके सर पर दे मारा। राजू ने बचने की कोशिश नहीं की। पत्थर बंदूक से निकली हुई गोली की तरह उसके सर पर लगा। राजू को तमाम शेड की इमारत घूमती हुई दिखाई देने लगी। खून की पतली धार निकलकर उसके चेहरे को भिगोने लगी। तब उसे अचानक ही राम भरोसे की चंद बातें याद आई। अगर तावीज़ के असरात के दौरान लड़की का खून बह निकला तब तमाम चमत्कार पर पानी फिर जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि तावीज़ के असरात के दौरान उसका खून न निकल पाए। शादी के बाद अगर ऐसा हो भी गया तब कुछ नहीं होगा, उस वक्त वो तुम्हें अपना चुकी होगी। राजू ने हड़बड़ाकर सुंदरी के पांव की जानिब देखा। खून निकलना बंद हो चुका था, लेकिन बहरहाल अच्छा खासा खून बह चुका था और तावीज़ के असरात का खात्मा हो चुका था। उसने बौखलाई हुई नज़रों से सुंदरी की तरफ देखते हुए मायूसी भरे लहजे में कहा, सुंदरी मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और करते हैं। आज की सुबह हमने सवेरे वाली गाड़ी से भागने का इरादा किया था। सबूत के तौर पर यह सियाह बैग तुम्हारे सामने मौजूद है, जिसमें तुम्हारी माँ के जेवरात मौजूद हैं। तुम खुद देख सकती हो, सब कुछ तुम्हारे सामने है। सुंदरी ने एक जानिब पड़े हुए सियाह बैग की जानिब देखा, फिर जहरखंद लहजे में बोली, तो तुम मुझे अगवा करने के अलावा मेरी माँ के जेवरात भी चुरा के साथ ले आए हो? ठीक है, अब मामला इख्तियार से बाहर है। मैं अभी अपने बाप और भाइयों को बुला कर लाती हूँ। उसने शेड की इमारत से बाहर भागने की कोशिश की। राजू ने आगे बढ़कर उसके जिस्म को दोनों हाथों के दरमियान थाम लिया। सुंदरी ने उसकी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश की, लेकिन राजू की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती चली गई। बेबस होकर सुंदरी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो मदद के लिए पुकार रही थी। शेड के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। सुंदरी के तीनों भाई हाथों में राइफलें थामे शेड में दाखिल हो रहे थे। उनके तेवर खतरनाक थे। राइफलों का रुख राजू की जानिब था। सुंदरी ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को राजू की गिरफ्त से आज़ाद किया और चीखते चिल्लाते हुए अपने भाइयों के दरमियान जा खड़ी हुई। वो रोते हुए उन्हें मामले की पेचीदगियों के मुतालिक आगाह कर रही थी। उसके भाइयों के चेहरे गुस्से से लाल बभूका होने लगे। फिर उन्होंने सुंदरी के वजूद को एक जानिब करते हुए राइफलों का रुख राजू के जिस्म की जानिब किया और उसके कुछ कहने से पहले ही फायर खोल दिया। 3 गोलियां इकट्ठी राजू के जिस्म को छेदती हुई दूसरी जानिब निकल गई। वो गोलियों के धक्के को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उछलकर पीठ के बल शेड के दरमियान में जा गिरा। सुंदरी के भाइयों ने राइफलों को एक दफ़ा फिर लोड किया और 3 गोलियां मजीद राजू के कांपते हुए जिस्म में उतार दी। उसका जिस्म अचानक साकित हो गया। तीनों भाइयों ने उसके बेसुध जिस्म पर थूकते हुए एक तरफ मौजूद सिया बैग को उठाया और बहन का हाथ थामे हुए शेड से बाहर निकल गए। राजू के जिस्म में थोड़ी बहुत सांसें भी मौजूद थी। उसके बंद होते हुए दिमाग में बाबा भरोसे के अल्फाज गर्दिश करने लगे। मैं माजी में झांकने की ताकत रखता हूँ, लेकिन हैरत मुझे इस बात पर महसूस हो रही है कि तुम्हारे माजी का अंत अंधेरों में डूबा हुआ दिखाई देता है।
कुछ हिस्से शीशे की मानिंद साफ हैं, लेकिन आखिर अमावस की अंधेरी रात की मानिंद सियाह है। राजू के चारों जानिब अंधेरा छाने लगा। उसने आंखों को भींचते हुए हवासों को बेदार करने की कोशिश की, लेकिन 6 गोलियों की मौजूदगी में उसे कामयाबी हासिल न हो सकी। गुज़िश्ता लम्हात के दौरान वो गांव के स्टेशन से फरार होने में कामयाब हुआ था और सुंदरी के नसीब में अमावस का अंधेरा लिखा गया था और मौजूदा हालात में सुंदरी बच निकलने में कामयाब हो गई थी। लेकिन उसे अंधेरों को कबूल करना पड़ा। शायद उन दोनों के नसीब में यकजा होना लिखा ही नहीं था। दोनों सूरतों में जुदाई लिख दी गई थी। राजू की आंखें ऊपर को चढ़ गई, सोचें खत्म होने लगी। फिर चारों तरफ अंधेरा फैलता चला गया और उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। कहानी यहाँ अपने अख्तिताम को पहुंची। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। मौज़म अली साहब हैं गोजरा मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान से। तलहा आफ्ताब साहब हैं लाहौर पाकिस्तान से। जावेद खान साहब हैं फ़तेहपुर शेखावती राजस्थान इंडिया से। मलाइका साहिबा हैं गुजरावाला पाकिस्तान से। इकबाल खान साहब हैं दिल्ली इंडिया से। अब्दुल रशीद साहब हैं मुल्तान पाकिस्तान से। मोहतशीम साहब हैं नीदरलैंड से। और फ़ारूक खान साहब हैं प्रतापपुर छत्तीसगढ़ इंडिया से। आप तमाम लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।